तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में आज हम जानेंगे। और इससे पहले मैंने दोनों गोलमेज सम्मेलन डिस्कस किए हुए हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बाकी सारे हिस्ट्री के टॉपिक जो पीछे के हैं वो सभी मैंने डिस्कस किए हुए हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। बात करेंगे, हमने पहले भी बताया था आपको कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन पहला, दूसरा और तीसरा किस तरीके से असफल रहे ये तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन। कुछ भी इनमें कांग्रेस के हाथ नहीं लगा था। सरकार इनमें किसी भी तरीके से जो लोग थे उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाई थी। तो तृतीय गोलमेज पहले और तीसरे में तो मैंने बताया था आपको कि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, दूसरे अधिवेशन में भाग लिया था जिस समय पर गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, लेकिन सभी लोगों ने अपनी व्यक्तिगत मांगे रखी। जितने भी दल वहाँ मौजूद थे, मुस्लिम लीग हो, हिंदू महासभा हो, दलित वर्ग के को रिप्रेजेंट कर रहे थे भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने भी अपनी अपनी मांगों को उस समय पर प्रत्यक्ष रखा, सामने रखा। तो इस वजह से कोई भी एक सामने और एक गहनता वाली बात सामने नहीं आई और ना ही राष्ट्रवादी कोई ऐसी नीति बन पाई थी। तो ये सारे विफल रहे थे गोलमेज सम्मेलन। तीसरे गोलमेज सम्मेलन इसलिए ज़रूरी है ये सारे गोलमेज सम्मेलन जान लेना, क्योंकि इनकी डेट और इनके जो कार्य हैं, कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में यहाँ से पूछी जाती हैं। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत उपयोगी हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर, और कितने अच्छे और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं हमारी हिस्ट्री में, ये सभी के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए देखते हैं कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक ये चला था। जो ये सम्मेलन था, इसकी विशेषता क्या थी? इसमें केवल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह एक ऐसा सम्मेलन था जिसमें किसी भी विरोधी पार्टी को शामिल नहीं किया गया था। इसमें कांग्रेस ने भी भाग नहीं लिया था, लेकिन बी.आर. अम्बेडकर ने इसमें भाग लिया था। मिस्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। उन्होंने पहले, दूसरे और तीसरे तीनों में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन कांग्रेस ने केवल दूसरे में किया था। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार उठते हैं और बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ। इसमें भारत सचिव सर सैमुअल हॉक गोलमेज सम्मेलन के विरोधी थे और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। भारत में कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। क्या घोषित कर दिया गया था? कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। सम्मेलन में विंस्टन चर्चिल ने गांधी को देशद्रोही फकीर कहा था। ये देखिए, देशद्रोही फकीर भी गांधी जी को किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक अकेले प्रमुख भारतीय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया था। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको एज इट इज एग्जाम में बहुत बार मिलेगा और ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये दलित वर्ग के उत्थान के लिए प्रयास कर रहे थे। भीमराव अंबेडकर के बारे में और बड़ी बड़ी पर्सनालिटी जो हैं उन सभी के बारे में मैं बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स बनाऊंगी और पूरे वीडियो उनके डालूंगी। भीमराव अंबेडकर हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, जितने भी उस समय के बड़े बड़े नेता थे उन सभी का मैं अलग अलग बिल्कुल टॉपिक बनाऊंगी, आपको पढ़ने में बहुत अच्छे लगेंगे। ये सम्मेलन जल्द ही 24 दिसंबर 1932 को समाप्त हो गया था और यही से शुरुआत हो जाती है 1935 के अधिनियम की। एक श्वेत पत्र जारी किया गया था। देखिए श्वेत पत्र में क्या था? श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की संयुक्त समिति गठित की गई और इस संयुक्त समिति ने 22 नवंबर 1934 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इस संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर सैमुअल हॉक द्वारा 19 दिसंबर 1934 को भारत शासन विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ से उठते हैं, इसलिए आपको ये बहुत ध्यान से देखना है कि किसकी अध्यक्षता में 19 दिसंबर 1934 को भारत शासन विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। पास नहीं हुआ था, प्रस्तुत किया गया था। और 3 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट ने भारत को अपनी सम्मति दे दी थी। जो ब्रिटिश की संसद थी उसने इस बात पर अपनी सहमति प्रकट कर दी थी और तभी जाके बाद में जो हम इसे नाम से जानते हैं, किससे?
विधेयक जो बना वो भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये हम यहाँ से जो प्रावधान बने वो हमारे जो आज का संविधान है, भारतीय संविधान है, उसमें कई प्रावधानों को एज इट इज उठा लिया गया। अब ये बात कमेंट बॉक्स में आप हमें करके बताएंगे कि वो कौन कौन से प्रावधान थे जो 1935 से बिल्कुल सीधे के सीधे इसमें उठा लिए गए थे। जब हम पॉलिटी डिस्कस करेंगे तो हम जो 1935 का अधिनियम है, जितने भी अधिनियम है, उनको बहुत गहनता से और बहुत बारीकी से जानेंगे। अभी हम सिर्फ इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इतिहास के नज़रिए से बहुत ज़रूरी हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो भारत सरकार अधिनियम के लिए कोई भी अधिनियम आया, जैसे 1919 का अधिनियम आया था, उससे पहले 1909 का अधिनियम आया था, तो कुछ जो अधिनियम आते रहे थे, सुधारवादी अधिनियम इन्हें कहेंगे ब्रिटिश की लैंग्वेज में, तो इसलिए आते थे क्योंकि जब जनता बहुत परेशान हो जाती थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमनकारी नीतियां अपनाई जाती थी, तो ये किसी वर्ग को तो कम से कम खुश रखेंगे। तो इनका एक नज़रिया था कि चलो थोड़ा सा ही कुछ हम परिवर्तन करके सुधारवादी नीतियां दिखा के कम से कम हम जनता को ये तो बता सकेंगे कि हम कुछ काम सही कर रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल निश्चित थी कि जितनी दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही थी, जितनी चीज़ें अपनाई जा रही थी, ये कब तक चलती? कभी ना कभी तो ब्रिटिश सरकार को भारत को छोड़ना ही पड़ता, क्योंकि हार मानने वाला उनमें से कोई भी नहीं था। जो उग्रवादी नेता थे, जो क्रांतिकारी बन गए थे, जो बहुत सारे नेता आगे आ रहे थे, जो राष्ट्रवादी नेता थे, वो अब किसी भी कीमत पर डोमिनियन स्टेट की मांग पर भी अब सहमत नहीं थे। वो अब सीधे चाहते थे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हम किसी के अधीन काम नहीं करेंगे। जब हम आगे पढ़ेंगे, 1900 जब द्वितीय विश्व युद्ध का समय आता है, 38-39 में की जो कहानी बनती है, 1937 के जो चुनाव होते हैं, उस समय पर पूरी ये चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से परिवर्तन हुए और किस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने वो युद्ध का बहाना देके कि हम भारतीयों का समर्थन भी उसे चाहिए होता है, लेकिन फिर भी भारतीय अपनी कुछ मांगे रखते हैं। तो ये अलग टॉपिक हो गया, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। उससे पहले हम फोकस करते हैं 1935 के लिए अधिनियम के कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इस अधिनियम की परिस्थितियां तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के सुधारों के बाद ही बन गई थी। अगर आपको याद हो, 1919 के सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण बात थी प्रांतों में द्वैत शासन। द्वैत शासन के बारे में मैंने बता दिया है, दोहरा शासन, जहां एक ही जगह पर दो लोग शासन करें, जैसे गवर्नर जनरल और एक जो मतलब जो निर्वाचित होकर आएगा कोई बंदा, वो उस तरीके का प्रावधान किया गया था। लेकिन जो विषय होंगे, जो आरक्षित विषय होंगे, जो हस्तांतरित विषय होंगे, उन सभी पर जो कमांड होगी वो होगी गवर्नर की। तो इस तरीके से ये चीज़ें थी। तो ये उसी समय पे ये सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, क्योंकि सब बहुत जो पूरी भारत थी उस समय पर जो कांग्रेस के नेता थे वो कोई भी इस चीज़ का समर्थन बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, जो 1919 के शासन अधिनियम में इन चीज़ों को दिखाया गया था। इसकी वजह से कांग्रेस ने असंतोषजनक और अपर्याप्त भी कहा था। इसको कहा था असंतोषजनक और अपर्याप्त। अधिनियम की वजह से प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव का भी बहिष्कार किया गया था। इसी अधिनियम की वजह से चुनाव का बहिष्कार भी हुआ था। अब कुछ कारण है इसके पीछे। कारणों में अगर हम बात करेंगे तो देखते हैं कि क्या क्या कारण है। कारण थी स्वराज दल की भूमिका। अब इसमें क्या था कि 1919 के अधिनियम में मैं बता चुकी हूँ, असंतोष पहले से ही था। उदारवादियों की भी धीमे धीमे निष्ठा समाप्त हो जा रही थी, जो भी ये सोचते थे कि संविधान के तरीके से धीमे धीमे हम अपने पर्चा पत्रों या इस तरीके से काम करके, धीमे से बात करके चीज़ों को निपटा लेंगे या हमारे फेवर में ये कुछ काम करेंगे, तो उनकी भी निष्ठा भंग होती जा रही थी। और 1923 में जो चुनाव में इनका सिचुएशन हुआ था, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। एक देखते हैं साइमन कमीशन की भूमिका। साइमन कमीशन का पूरा टॉपिक मैंने डाला हुआ है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। आपको हम सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहे हैं। साइमन कमीशन में 7 लोगों का चुनाव किया जाता है, जो भारत की सिचुएशन देखने के लिए आते हैं, जो 1919 का अधिनियम था उसके बारे में जांच करने के लिए आते हैं, और उसमें से एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं होता है, इसलिए इसका बहिष्कार किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। नेहरू रिपोर्ट में क्या था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विरोध किया गया था, जिसके बहुत फेवर में भाई कौन रहते थे? लीग। वो चाहती थी कि हमारे हित अलग है और हिंदुओं के हित अलग है। तो नेहरू रिपोर्ट में इन सभी का बिल्कुल भी मतलब विरोध किया गया था। तो एक ये भी कारण था। गोलमेज सम्मेलनों की भूमिका में देखेंगे तो सब के अपने अपने व्यक्तिगत कारण थे। जब लंदन में सम्मेलन में सभी सम्मिलित होने जाते हैं, जितने भी दल, वो सब अपने अपने पक्ष रख देते हैं। इस वजह से ये जो गोलमेज सम्मेलन होते हैं, ये भी एक तरीके से निष्फल हो जाते हैं। अब बात आती है सविनय अवज्ञा आंदोलन
और अन्य तत्कालीन कारण। हमेशा जब भी कोई क्रांति होगी, जब भी कोई बहुत बड़ा कहते हैं ना ब्लास्ट होगा, कोई चीज़ें ऐसी, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन वो छोटे छोटे कारण तो जो पीछे से चले आ रहे होते हैं वो होते ही होते हैं, लेकिन बाद में जो एक भी कारण अगर थोड़ा भी बड़ा हो जाएगा तो वो पूरा विस्फोट कर देता है। जैसे 1857 की क्रांति के समय पे हमने देखा था कि जो मंगल पांडे नामक व्यक्ति वो थे, सिपाही थे, पहले से सरकार का दमन चला आ रहा था, लेकिन अचानक ही फिर पूरा ये चर्बी वाले कारतूस आ जाते हैं, उसकी वजह से पूरा ये क्रांति का विस्फोट हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ कुछ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा अन्य तत्कालीन कारणों में हम देखेंगे आंदोलन को दबाने के लिए जब भी ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, अगर जब तक उससे चलता था तो वो कोशिश करती थी बातचीत करने की, थोड़ा बहुत, वो भी बहुत ज़्यादा बातें तो वैसे ही नहीं भारतीयों की वो मानती थी, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करती थी। और जब उसे लगता था कि ये बातें बिल्कुल हमारे मतलब की नहीं है या हमें इन पे कोई ध्यान नहीं देना है, तो सीधे के सीधे वो दमन का सहारा लेने लगती थी, जो कि भारतीयों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। इसके दमन तो हुआ क्या, आंदोलन को दबाने के लिए सरकार द्वारा दमन का सहारा लिया गया। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का टॉपिक भी मैं पूरा डिस्कस कर चुकी हूँ, वो मैं दोबारा यहाँ नहीं करूँगी, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। कोई भी चैप्टर है आपको पढ़ने के लिए ना पूरी पृष्ठभूमि समझनी होगी। जब तक आप पृष्ठभूमि नहीं समझेंगे तब तक आप बीच से उसमें नहीं उतना अपना पकड़ मजबूत कर पाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, शायद मैं हर वीडियो में ये बात कहती हूँ, पूरी हिस्ट्री को लिंक करिए एक दूसरे से। जब तक आप लिंक नहीं करेंगे चैप्टर्स को, चीज़ों को, तब तक आपको हिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आएगी। आप कितने भी रट लीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने एक बार लिंक बना लिया, सिंक हो गई आपकी सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ के, तो आपके लिए बहुत आसान होगा हिस्ट्री को कवर करना। तो जो इसमें क्या था, सरकार क्या करती है, दमन का सहारा लेना शुरू कर देती है। लेकिन इस रणनीति से ज़्यादा दिन तक शासन नहीं चलाया जा सकता। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि दमन का सहारा लेके आप कितनी जनता को मारेंगे और कब तक, ये पॉसिबल नहीं है। तो उनको कुछ ना कुछ तो करना था। अब ऐसे ही कोई सुधार के नाम पर हम कम से कम, जो कांग्रेस में ही कुछ दल ऐसे हैं जो थोड़ी भी निष्ठा रखते हैं कि भाई चलो सरकार कुछ कर तो रही है, हम उनको अपनी तरफ कर लेंगे। जो देशी रियासतें हैं, जो राजा लोग हैं, हम उनको तरफ उनके हिसाब से कुछ काम करके उनको अपनी तरफ कर लेंगे। तो ऐसी सब सोची समझी एक रणनीति के तहत तत्कालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा लाया गया नियम 1935, भारत शासन अधिनियम के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अब भारत शासन अधिनियम जो था, इसमें भी देखिए बहुत सारी चीजें थी और कारण मैं आपको बता ही चुकी हूं। तो अब इसमें एक चीज और देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, बाकी जो लिखा हुआ है वो मैं आपको एग्जैक्ट समझाऊंगी। जो 1935 का अधिनियम था, इसमें दो तरीके की सरकारें थी उस टाइम पे। एक तो था प्रत्यक्ष और एक था अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष तरीके से कह लीजिए, या प्रत्यक्ष में तो ये था कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसका पूरा का पूरा हर चीज में हस्तक्षेप था, जिन पर डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार शासन चला रही थी। कुछ थी देशी रियासतें, जिसे हम राजा या जो प्रिंस के हिसाब से चलती थी, तो वो थी देशी रियासतें। लगभग कहते हैं उस समय पर 565 रियासतें थी, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी रियासतें थी और कुछ छोटी रियासतें भी थी। तो ब्रिटिश शासन जो रियासतें थी, इनमें क्या था कि पूरी रियासतों को इस अधिनियम में तोड़ने की व्यवस्था की गई थी कि किसी भी तरीके से हम कांग्रेस को थोड़ा सा हटा लें। हर तरीके से सिर्फ एक ही मोटिव बचा था बाद में कि कांग्रेस को दबाया जाए, क्योंकि कांग्रेस एक उभरती हुई और बहुत अच्छी पार्टी बन रही थी उस समय भारतीयों के लिए। तो उस पार्टी को वो दबाना चाहते थे किसी तरीके से। तो जो रियासतें बनी, उन रियासतों में जब शासन अधिनियम आता है तो इसमें परिसंघ का एक शब्द आया कि भाई हम एक संघ बनाने की कोशिश करेंगे, भारत को पूरा एक संघ। लेकिन इसमें प्रावधान क्या कर दिया गया कि भाई जो संघ बनेगा वो बनेगा किसकी सहायता से, जो वहाँ के राजा हैं। अगर वो चाहेंगे अपना प्रतिनिधित्व देंगे तो बन जाएगा, अगर वो नहीं देंगे, वो भी आधे से ज़्यादा रियासतें। तो इस तरीके का प्रावधान किया गया। वो चीज़ सफल नहीं हो पाई और वो आगे नहीं बन पाया। संघ का ये जो मुद्दा था वो वहीं पर समाप्त हो जाता है। इसमें जो विस्तृत दस्तावेज में अगर चीज़ें आई थी, तो ये शुरुआत में जो था, इसमें 10 अनुसूचियाँ, 14 भाग और 321 अनुच्छेद थे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। आपको बहुत अच्छे से नोट्स बनाना है और ये लिखना है उसमें कि जो 1935 का अधिनियम था उसमें क्या क्या प्रावधान थे और कितनी अनुसूचियाँ, कितने भाग और कितने अनुच्छेद थे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 10 अनुसूचियाँ, 14 भाग, 321
अनुच्छेद थे। और इन्हीं चीज़ों का सर्वाधिक प्रभाव जो हमारा अभी तक का संविधान है उसमें इस जो अधिनियम था इसका विशेष प्रभाव रहा है। एक चीज़ और देखेंगे, केंद्र में जो संघ की व्यवस्था की बात की जा रही थी उसमें केंद्र और प्रांत दो इस तरीके की व्यवस्थाएं थी। केंद्र में भी बात करी जा रही थी कि निम्न सदन और उच्च सदन, जैसे आज अगर हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, तो जो संघीय विधानसभा थी उसमें कहा गया था कि 375 सदस्य होंगे। पहले आप संघीय विधानसभा को थोड़ा समझ लीजिए कि इसमें 375 सदस्य होंगे और इन सदस्यों का बंटवारा कैसे होगा कि 250 तो जो होंगे वो होंगे ब्रिटिश भारत के, ठीक है, और बाकी 125 जो होंगे वो होंगे राजसी रियासतों के, मतलब जो रियासतें हैं उनके हिसाब से होंगे। और वो भी क्या होंगे, निर्वाचित नहीं होंगे, निर्वाचित तो बिल्कुल नहीं होंगे, वो क्या होंगे कि जो राजा चाहेगा उसको नॉमिनेट करके या नामित करके उसे भेजेगा। ऐसे ही राज्यों में था, राज्यों में क्या था कि 260 सदस्य थे। 260 सदस्यों में से सेम 156 तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो चुने जाएंगे वो होंगे और 104 सदस्य वो होंगे जो देसी रियासतें उनको चुनेंगी। हालांकि ये पूरी व्यवस्था चल नहीं पाई थी और इसको ये सही से लागू नहीं हो पाई थी। अब देखते हैं, अब इसमें हम एकदम पढ़ने के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि इसमें जो व्यवस्था की गई थी वो की गई थी एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था, जिसका मैंने आपको बता दिया है सारा। सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांत, मुख्य आयुक्तों के प्रांत, सभी भारतीय प्रांत सम्मिलित होना अनिवार्य था। देसी रियासत के पास कुछ विकल्प थे, यही जो विकल्प वाली बात है ना, इनके पास विकल्प थे कि इनकी मर्जी होगी आधे से अधिक तो ये करेंगे, नहीं तो ये नहीं लागू होगा। तो कुछ कमियों की जो मैं लिखा है इसमें कि कुछ कमियां, तो उसमें वही कमियां थी, कुछ कमियों के कारण ये लागू नहीं हो सका और 1919 का अधिनियम ही आगे चलता रहा। अगला है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था के बारे में मैंने अभी आपको पूरा बताया कि किस तरीके से निम्न सदन और उच्च सदन में बटा, उसमें कितने सदस्य थे। तो ये देखिए 1935 के अधिनियम में जो अधिनियम था इसमें केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्रों को आरक्षित व हस्तांतरित दो विषयों में विभाजित किया गया था। मैंने पहले पूरा बताया हुआ है आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के बारे में, जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं उनको जरा लिंक करके एक बार देख सकते हैं। तो इसमें आरक्षित विषय, अब देखिए आरक्षित विषय अपने पास क्या है, प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले, धार्मिक मामलों पर गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी पार्षदों की सहायता से शासन करता था। और हस्तांतरित विषय कौन से होंगे, जिस पर गवर्नर जनरल जो होता था उसके मंत्रियों की सहायता से शासन किया जाता था। ये लिखी हुई भाषा को मैं आपको आम भाषा में समझाती हूँ। गवर्नर के पास जो खुद की चुनी हुई कार्यकारिणी है वो तो होगी ही होगी, और दूसरी बात जो निर्वाचित होकर भी आए हैं उनमें भी जो गवर्नर होगा उसका हस्तक्षेप होगा। तो ये जो विषय थे आरक्षित और हस्तांतरित, दो भागों में इसको बांटा गया था। संघ विधानमंडल का द्विसदनीय होना, पहले क्या था 1919 के अधिनियम में प्रांतों में था द्वैत शासन, अब क्या आ गया था, ये केंद्र में आ गया था। केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि 1935 के अधिनियम में द्वैत शासन कहाँ लागू हुआ था। आपके पास ऑप्शन में दिया हो गया, प्रांतों में होगा, संघ में होगा, दोनों में होगा, या फिर नीचे होगा नॉन ऑफ दीज, या जो भी ऑप्शन वो बनाए वो दे सकते हैं। पर आपको पता होना चाहिए कि 1919 में तो प्रांतों में हुआ था, 1935 में वही व्यवस्था को केंद्र की ओर किया गया था। तो इसमें क्या था, राज्य परिषद उच्च सदन और संघीय सभा निम्न सदन की थी, जिसका अर्थ था प्रांतों में लागू द्वैत शासन 1919 के अनुसार केंद्र में लागू करना, जो कि मैंने अभी आपको पूरा विस्तार में बता दिया कि किस तरीके से संघीय विधानसभा में 375 सदस्यों की बात रखी गई थी और राज्यों में रखी गई थी 260 सदस्यों की, और फिर किस तरीके से जो संघीय व्यवस्था थी उसमें 375 में से 250 पर डायरेक्ट ब्रिटिश और 125 पर देसी रियासतें। तो इस तरीके से था। इसमें जो अब आया कि समस्त विषयों का बंटवारा हुआ था 3 सूचियों में, जो कि हम आज भी पढ़ते हैं। 3 सूचियों में केंद्र, राज्य और संवर्ती। केंद्र हम जानते हैं कि जो केंद्र द्वारा लागू की जाती है, राज्य जो राज्य लागू करते हैं, संवर्ती जिनमें दोनों अधिनियम बना सकते हैं, दोनों नियम बना सकते हैं, लेकिन लागू अगर राज्य सरकार के ऊपर केंद्र सरकार वाला ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो ये संवर्ती सूची है। ये 3 सूचियाँ थी। केंद्र में थी 59 सूची, राज्य में थी 59 और संवर्ती सूची जो थी वो थी 36 अनुसूची, तो 36 सूची।
तो ये जो विषय थे 36 विषय थे, 59 विषय थे, ये सब आपको याद रखने। एक बार इन विषयों को भी आप एक बार देख सकते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि समवर्ती सूची में कौन से विषय हैं। 2-4 विषय इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। जब आप देखेंगे ना 2-4 बार तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो इस अधिनियम में ये एक मुख्य विशेषता थी। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। प्रांतों को क्या दे दिया गया था? स्वायत्तता दे दी गई थी। उनको ये स्वायत्तता दे दी गई थी, तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें केंद्र में मिलना है तो मिलो, नहीं मिलना है तो अपने आप को स्वतंत्र रखो, जो कि एक आगे चल के बंटवारे की नीति को पूरी तरीके से बढ़ावा देती थी। संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ऐसे भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था और अदन को ब्रिटिश भारत के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया था। बरार मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया था और 2 नए प्रांत उड़ीसा और बिहार का निर्माण हुआ था। तो किन 2 का निर्माण हुआ था? उड़ीसा और बिहार का निर्माण हुआ था। अब अगर देखेंगे इसका मूल्यांकन करें, मैंने पहले भी आपको हर बार वीडियो में बताती जरूर हूँ कि अगर आपको किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है तो सबसे पहले आप उसके बारे में एक बार जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें सोचें जरूर कि ये टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है। पहली चीज़, क्या कारण थे इसके पीछे, क्या इसके परिणाम रहे और क्या उस दौरान घटनाएं घटी और इसका मूल्यांकन क्या है। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे ना, मैं गारंटी देती हूँ आपको, आपका हिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन मेंस में छूटेगा नहीं। अगर आपको नहीं भी आता होगा ना तब भी आप बहुत कुछ करके लिख ले जाएंगे। लेकिन अगर आप इन चीज़ों से बच गए कि आपने मूल्यांकन नहीं किया, उसके कारण नहीं सोचे, परिणाम नहीं सोचे, तो फिर शायद मुश्किल है। फिर तो आप सिर्फ एक रटा हुआ पेपर पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, और अगर आप उससे सोचें कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान हो पाएगा। तो मेरी एक आपसे विशेष गुजारिश है कि आप कम से कम मूल्यांकन हर चीज़ का जरूर करें, क्योंकि यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये बात बहुत अहम होती है कि आपका नज़रिया क्या है, आप उस घटना को या उस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं। इसीलिए मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। जब भी आप निबंध लिखते हैं तब भी आपको मूल्यांकन करना पड़ता है, क्वेश्चन लिखेंगे तब भी आप अपना मूल्यांकन देंगे क्वेश्चन में, तो वो आपने किस नज़रिए से उस चीज़ को समझा। इससे जो एग्जामिनर होता है वो आपकी सोच को, आपकी रणनीति को बहुत अच्छे से समझ पाता है और उसी हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप कम से कम अपनी तरीके से 2-4-10 पॉइंट जब आप डेली लिखेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन लिखेंगे, आपको बहुत बहुत फ़ायदा देगा वो आपके मेंस एग्जाम में, और आपकी एक सोच भी बहुत ब्रॉड बनेगी। तो ये ज़रूरी है कि आप मूल्यांकन जरूर करें। तो भारत सरकार अधिनियम, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को अगर शेयर करना चाहें, आपकी मर्ज़ी है तो शेयर कर दें। लेकिन अगर वीडियो ओपन किया करिए प्लीज़ मेरा कोई भी, तो कम से कम 3 मिनट तो देख लिया करिए। तो भारत सरकार अधिनियम का अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो प्रांतों में गवर्नर को असीमित अधिकार देने से अधिनियम में काफ़ी रुकावट आई और पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था में कालांतर में सांप्रदायिकता को उभारा, अंततः जिसका आखिरी परिणाम क्या रहा? 1947 का विभाजन। जितने भी सांप्रदायिक तरीके से बातें करी गई पूरी आधुनिक भारत में जब से ब्रिटिशर्स आए थे, उसके बाद से ये बात तो तय हो गई थी कि हिंदू और मुस्लिम, जब 1905 का जो बंगाल विभाजन होता है उसके बाद से जो सिचुएशन बनती गई लगातार धीमे धीमे, फिर एक साथ आए फिर हटे, फिर एक साथ आए फिर हटे, लेकिन वो कहीं ना कहीं 1940 के लगभग तो ये बात बिल्कुल तय हो गई थी, और इसी अधिनियम के बाद से कि ये अब एक साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो 1947 का विभाजन इसका परिणाम हुआ। इस अधिनियम एक रिजिड संविधान की व्यवस्था की गई थी जिसमें आंतरिक विकास की कोई संभावना नहीं थी। संविधान का संशोधन केवल ब्रिटिश संसद में ही संभव था। ये एक सबसे बड़ा इसका दोष था। केंद्र पर द्वैत शासन थोपा गया था। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को एक ऐसी गाड़ी कहा जिसमें अनेकों ब्रेक हैं और इंजन का अभाव है। तो ये पूरा एक भारत शासन अधिनियम मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे चैनल के हर अपडेट से जुड़े रहें। और इसका वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और वीडियोज़ का, और इसका PDF डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, खुश रहिए।